नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छी प्रिपरेशन आपकी चल रही होगी। उत्तराखंड एलटी के फॉर्म आ चुके हैं और फॉर्म भरने भी दोस्तों स्टार्ट हो चुके हैं। अभी तक अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो टाइमली भर लीजिए, क्योंकि इसके बाद आपको 3 महीने का समय मिलेगा। जुलाई में आपके एग्ज़ाम को शेड्यूल किया गया है। उत्तराखंड एलटी के जब से फॉर्म आए हैं, थोड़ा सा सिलेबस में बदलाव किया गया है। तो फर्स्ट पेपर है वो टीचिंग एप्टीट्यूड का। उसमें कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स को ऐड किया गया है, बट जो आप पहले पढ़ रहे थे वो उतना ही वैल्यूबल है जितना पहले हुआ करता था। चीज़ों को रिड्यूस नहीं किया गया है, एक्स्ट्रा ऐड किया गया है। फिलॉसफी जैसे ऐड कर दी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को दोस्तों ऐड किया गया है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन को ऐड किया गया है। तो देख सकते हैं कि सिलेबस को थोड़ा सा ब्रॉड किया गया है दोस्तों। तो आपने जो प्रीवियस क्लासेस हमने प्रोवाइड करवाई हैं वो पूरी की पूरी देखनी है। हमने दोस्तों इससे पहले मॉडल पेपर 46 तक दोस्तों आपको प्रोवाइड करवाए थे, जिसमें हमने आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के बेहतरीन एमसीक्यू करवाए थे। इसमें पूर्व परीक्षा में आए हुए प्रश्नों का हमने संकलन किया था। इसके अलावा जो नए इनोवेटिव क्वेश्चंस हैं जो कि आ सकते हैं, उनको भी दोस्तों हमने सम्मिलित किया है। तो आज हम दोस्तों मॉडल पेपर 47 लेकर आए हैं, जिसमें दोस्तों आपको बेहतरीन एमसीक्यू हम करवाएंगे। तो आज की क्लास इम्पॉर्टेंट होने वाली है। पूरी क्लास को देखिएगा तभी जाके दोस्तों आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। तो आज भी दोस्तों हम आपके लिए बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आए हैं, जिसमें आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के बेहतरीन एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं एक और मॉडल पेपर जिसका पार्ट है 47। इससे पहले 46 मॉडल पेपर हमने आपको प्रोवाइड करवाए हैं। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। आपकी स्क्रीन पर आएगा, निम्न में से कौन सा वाक्य शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति के लिए सही नहीं है? यह वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करता है। यह सकारात्मक विज्ञान की जगह एक नियामक विज्ञान है। यह हमेशा सत्य की खोज में रहता है। एक सुसंगठित, व्यवस्थित तथा सार्वभौमिक तथ्यों का एकीकरण है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट करेक्ट अबाउट द नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी? इट यूजेज द साइंटिफिक मेथड। इट इज नॉर्मेटिव साइंस रादर देन अ पॉजिटिव साइंस। इट इज ऑलवेज in search of truth, a well organized, systematic, and unification of universal fact। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली बात है, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि यह दोस्तों एक सकारात्मक विज्ञान की जगह एक नियामक विज्ञान है। एजुकेशनल साइकोलॉजी की दोस्तों जो प्रकृति है दोस्तों, वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करता है। यह हमेशा सत्य की खोज में रहता है और ये वेल ऑर्गेनाइज्ड, सिस्टमैटिक और एक तरह से सार्वभौमिक तथ्यों का इसमें एकीकरण होता है। लेकिन यह कोई आपका नियामक विज्ञान नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक अभिवृत्ति एवं विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? जुड है, स्टीफन है, ट्रो है, मन है। इनमें से किसके द्वारा दी गई? एजुकेशनल साइकोलॉजी इज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एजुकेशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बाय हुम हैज़ दिस डेफिनेशन गिवन? तो ये किसके द्वारा दोस्तों डेफिनेशन दी गई? तो ये डेफिनेशन दोस्तों आपकी स्टीफन के द्वारा दी गई है। ध्यान रखना है दोस्तों कि शिक्षा मनोविज्ञान अभी भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि पहले हुआ करता था। इसमें आपको कोई भी ढिलाई नहीं बरतनी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। शिक्षक मनोविज्ञान निश्चित रूप से मनोविज्ञान की वह शाखा है जो के कारणों में प्रमुखता से सहायता करती है। शिक्षा और प्रेरणा, शिक्षा और प्रेरणा, व्यक्तित्व और सीखना, शिक्षण और अधिगम, प्रेरणा और व्यक्तित्व। एजुकेशन साइकोलॉजी इज डेफिनेटली दैट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच मेनली हेल्प्स इन द कॉजेस ऑफ टीचिंग एंड इंस्पिरेशन, पर्सनैलिटी एंड लर्निंग, एंड टीचिंग एंड लर्निंग या फिर मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी। तो राइट ऑप्शन दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा शिक्षण और अधिगम। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है शिक्षण और अधिगम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण और अधिगम। सी वाला ऑप्शन दोस्तों इसका राइट है। ये स्किनर, बीएफ स्किनर के द्वारा दोस्तों डेफिनेशन दी गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण और अधिगम। ठीक है ना? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों की जो स्टेटमेंट है कभी कभार आपसे फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में भी पूछे जा सकते हैं। इसके बाद देखेंगे ब्लूम के अनुदेशनात्मक उद्देश्यों के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष सम्मिलित नहीं है?
देख सकते हैं सामाजिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन ब्लूम्स टेक्सोनॉमी ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्ट। तो इसमें से कौन दोस्तों सम्मिलित नहीं है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक दोस्तों इसमें नहीं है। जब ब्लूम के अनुदेशनात्मक उद्देश्यों के वर्गीकरण की बात करते हैं तो हम उसमें संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक उद्देश्य आते हैं, तो सोशल नहीं आते हैं। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 को देखेंगे, किस स्थान पर प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई? किस स्थान पर पहली विज्ञान प्रयोगशाला को स्थापित किया गया? बर्लिन, लिप्जिंग, स्टैनफोर्ड, वियना। तो कहाँ पर दोस्तों पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला को स्थापित किया गया? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिप्जिंग। तो लिप्जिंग में दोस्तों इसको स्थापित किया गया था, ठीक है ना। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? लिप्जिंग इज अ राइट ऑप्शन, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो लिप्जिंग है ये दोस्तों कहाँ पर है? जर्मनी में है। तो जो वुंट है इन्होंने दोस्तों जर्मनी में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला दोस्तों खोली थी। और इसके अलावा दोस्तों अगर अब भारत में अगर आपका पूछा जाएगा तो भारत में कलकत्ता में दोस्तों पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोली गई थी। कब खोली गई थी? 1905 में। तो आप ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ये कुछ प्रश्न हैं जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इस समय पर सिलेबस को तो दोस्तों पूरी तरह से ब्रॉड कर दिया गया है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखेंगे, शिक्षण में उत्तम प्रणाली वह है जिसमें प्रश्नोत्तर की आवश्यकता ना हो, अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछे, छात्र शिक्षक से शंका समाधान करे, अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछे। तो क्या इसमें बेस्ट प्रणाली हो सकती है? द बेस्ट सिस्टम इन टीचिंग इज वन इन विच। तो क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अध्यापक और छात्र दोनों यहाँ पर प्रश्न पूछे, यही शिक्षण की उत्तम प्रणाली है। देखिए जो टीचिंग है यानी कि शिक्षण कार्य है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों यही है कि अगर आप उत्तम शिक्षण करना चाहते हैं तो शिक्षक और छात्र दोनों को क्या होना पड़ेगा? क्रियाशील होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वहाँ पर जो माहौल है वो पूरी तरह से लोकतांत्रिक होना चाहिए, मनोवैज्ञानिक होना चाहिए और दोनों में आपस में क्या होना चाहिए? इंट्रैक्शन होना चाहिए। तो इस तरह से डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7। सभी मानवों में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो मानवों में कितने दोस्तों गुणसूत्र होते हैं? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 46, ठीक है। 46 यहाँ पर गुणसूत्र की संख्या होती है। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 8। देखिए कोहलबर्ग के नैतिकता विकास के सिद्धांत के अनुसार कौन से स्तर पर बालक आज्ञा का पालन करते हैं? और क्योंकि प्रौढ़ उन्हें आज्ञा पालन के लिए कहते हैं तो व्यक्ति के नैतिक निर्णय दंड के डर पर आधारित होते हैं। यानी कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत कौन सा है कि जहाँ पर बालक आज्ञा का पालन करते हैं क्योंकि उनको ऊपर जो उनके पेरेंट्स हैं वो उनको कह रहे हैं कि आप आज्ञा का पालन करो, तो वो डर पे आधारित होता है। तो डर पे आधारित होता है तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? हम पूर्व परंपरागत स्तर बोलते हैं, यानी कि प्री कन्वेंशनल लेवल बोलते हैं। यहाँ पर बालक स्वयं नैतिकता का पालन ना करके अपने जो बड़े हैं या प्रौढ़ हैं दंड के भय से इसके पालन को करता है। तो इस अवस्था में आज्ञा का पालन दंड के भय से होता है या नैतिकता या आज्ञा से बालक क्या करता है? उसका पालन करता है, स्वयं से नहीं करता है, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं प्री कन्वेंशनल लेवल, ठीक। इसके बाद अगला आएगा, किशोरावस्था पर डेटा एकत्र करने में अपना अधिकांश समय समर्पित करने वाला पहला मनोवैज्ञानिक कौन था? यानी कि किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा डेटा एकत्र करके सबसे ज़्यादा समय किस मनोविज्ञान ने दिया था? बहुत अच्छा दोस्तों प्रश्न है। और आप जानते भी दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट मनोवैज्ञानिक है जिनके द्वारा बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन भी दी गई है, स्टैनले हॉल, ठीक है ना। स्टैनले हॉल ने एक्चुअली किशोरावस्था पे सबसे ज़्यादा दोस्तों डेटा एकत्र करके अपना सबसे ज़्यादा दोस्तों समय दिया गया था, ठीक है ना। और इनकी जो पुस्तक है दोस्तों वो एडोलेसेंस, वो भी काफ़ी फेमस है, ठीक है ना। 1904 में दोस्तों इन्होंने बनाई थी स्टैनले हॉल। तो इन्होंने दोस्तों किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा समय दिया है, इसलिए इनको किशोरावस्था का जनक भी दोस्तों माना जाता है। तो ध्यान रखना है कि स्टैनले हॉल ये वही आपके साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा किशोरावस्था में डेटा एकत्र करने में अधिकांश समय दिया। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10।
विकास की मनोसामाजिक अवस्थाओं का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? सिगमंड फ्राइड, एरिक एरिक्सन, लेव वाइगोत्स्की या फिर जीन पियाजे? सो वी नो दैट कि जो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत है दोस्तों वो एरिक एरिक्सन के द्वारा दोस्तों दिया गया था, ठीक है ना। इनके द्वारा मनोसामाजिक विकास की 8 अवस्थाओं का दोस्तों उल्लेख किया गया था, ठीक है ना। तो ये हमने दोस्तों प्रीवियस क्लास में आपको बताया है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, अनुवांशिकी के जनक कौन है? अनुवांशिकी के जनक कौन है? ग्रेग मेंटल हैं, जेम्स वॉटसन है, थॉमस हर्ट मॉर्गन है या फिर चार्ल्स डार्विन है? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सभी लोग जानते हैं दोस्तों अनुवांशिकी के जो जनक है दोस्तों वो ग्रेगर मेंडल हैं या फिर ग्रेग मेंडल दोस्तों उसको कह सकते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ग्रेगर मेंडल। ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? राउट हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12, डाउन सिलेक्शन क्या है यानी कि डाउन सिंड्रोम क्या है, ठीक है ना। उसका कारण क्या है? क्या है इसका दोस्तों कारण? ट्राइसोमी 20, ट्राइसोमी 21, एक्स एक्स वाई क्रोमोसोम या फिर ट्राइसोमी 22, ठीक है ना। तो राइट ऑप्शन दोस्तों क्या होता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्राइसोमी 21। इसके कारण ही क्या होता है दोस्तों? डाउन सिंड्रोम का लक्षण आता है। तो ट्राइसोमी यानी कि त्रिगुण सूत्रता 21, इसके कारण ही दोस्तों इसमें क्या होता है कि डाउन सिंड्रोम का उदाहरण ये होता है, ठीक है ना। क्योंकि इसमें एक 21वां एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है ना, तो इस कारण से गुणसूत्रों की संख्या 46 से 47 हो जाती है, तो इसलिए इसको बोलते हैं ट्राइसोमी 21, ठीक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो ये डाउन सिंड्रोम का इंपॉर्टेंट लक्षण है या कारण है, ठीक है ना। अगला देखेंगे, रचनात्मक सीखने के वातावरण में क्या नहीं होता है? जब आप रचनात्मक सीखते हैं तो सक्रिय दिगम, बहुपरिप्रेक्ष्य, सहभागिता, नियंत्रित कक्षा अनुशासन। क्रिएटिव लर्निंग एनवायरनमेंट डज नॉट ऑकर इन। तो क्रिएटिव लर्निंग में क्या नहीं होता है, मतलब क्या चीज़ नहीं होती है? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट ऑप्शन हो जाएगा कंट्रोल कक्षा यानी कि नियंत्रित कक्षा अनुशासन, कंट्रोल क्लासरूम डिसिप्लिन। जब रचनात्मकता की दोस्तों बात करते हैं तो यहाँ पर होता क्या है भैया? सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्वतंत्र वातावरण मिलना चाहिए, तभी तो जाके बालक है वो अपनी क्रिएटिविटी दिखा पाएगा ना। तो वहाँ पर स्वतंत्र वातावरण होना चाहिए, नियंत्रण वातावरण नहीं होना चाहिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रत्यय शास्त्रीय अनुबंधन से संबंधित नहीं है अधिगम के सिद्धांत? तो आप देख सकते हैं विस्तार, उद्दीपन सामान्यकरण, उद्दीपक सामान्यकरण, उद्दीपक विभेदीकरण, एक्सटेंशन, ठीक है ना। या फिर आपका स्टिमुलस जनरलाइजेशन, स्टिमुलस जनरलाइजेशन हो गया, या फिर आपका स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन, इस तरह के दोस्तों। तो आपने समझेंगे। तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें विस्तार दोस्तों नहीं आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज नॉट रिलेटेड टू द क्लासिकल कंडीशनिंग? तो क्लासिकल कंडीशन से दोस्तों एक एक्सटेंशन नहीं है, ये आपका दोस्तों क्या है? रचनावादी उपागम है। तो शास्त्रीय अनुबंधन के अंतर्गत दोस्तों ये नहीं आता है। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15, निर्मितवादी सीखने के सिद्धांतों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? निर्मितवादी, तो शिक्षार्थी अपने स्वयं के ज्ञान एवं समझ का निर्माण करते हैं। नवीन जानकारी का निर्माण पूर्व ज्ञान से किया जाता है। संपूर्ण प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। सीखना एक सक्रिय एवं गतिशील होनी प्रक्रिया है, ठीक है ना। होती प्रक्रिया है मतलब कि इसमें सीखना एक सक्रिय एवं गतिशील प्रक्रिया होती है, ठीक है ना। तो आप अगर यहाँ पर ध्यान से देखें तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? अगर मैं निर्मितवादी की बात करूँ तो संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, बिल्कुल गलत है। देखिए यहाँ पर जब हम रचनावादी या निर्मितवाद की जब दोस्तों बात करते हैं तो यहाँ पर आपने समझना है कि जो शिक्षक होता है वो केवल एक सहयोगकर्ता के रूप में काम करता है। उसका काम एक गाइड के रूप में होता है, ठीक है ना, जो आपका मार्गदर्शन करता है, ठीक। तो इसमें बालक है उसको प्रधानता दी जाती है, शिक्षा बाल केंद्रित होती है। तो ऐसे में जो संपूर्ण प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है, ये बिल्कुल गलत है। तो राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा कंस्ट्रक्टिविज्म में, निर्मितवाद में। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा, ठीक है। कौन सा सत्य नहीं है वो आपको बताना है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण आपने बताना है। एक कहानी की पुस्तक पढ़ना, क्योंकि कहानी पढ़ने में आपको आनंद आता है।
एक पुस्तक पढ़ना क्योंकि उसमें से परीक्षा के प्रश्न पूछे जाएंगे, एक पुस्तक पढ़ना क्योंकि इससे पुरस्कार मिलेगा, एक पुस्तक पढ़ना क्योंकि इससे पिताजी खुश हो जाएंगे। ठीक है ना। तो आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है साफ साफ एक कहानी आप पढ़ते हैं क्योंकि आपको कहानी पढ़ने में आनंद आता है। तो ये आपके इंटरनल या इंट्रिंसिक मोटिवेशन का स्पष्ट सा उदाहरण है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 17। किसी समूह के में व्यक्ति की लोकप्रियता को ज्ञात करने की सर्वोत्तम व्यक्तित्व आकलन विधि है। तो अगर किसी समूह में आप जानना चाहते हैं कि कौन सा व्यक्ति लोकप्रिय है, ठीक है ना, तो उसकी पॉपुलैरिटी को जज करने के लिए सबसे बेस्ट जो मेथड है वो कौन सी हो सकती है? तो राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? समाज मिति विधि। तो समाज विधि एक ऐसी होती है, सोशियोमेट्री दोस्तों ये मेथड होती है। ठीक, ये मोरिनो के द्वारा दोस्तों इसको प्रतिपादित किया गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। ठीक, तो कोई व्यक्ति है वो किसी समाज में या किसी समूह में कितना लोकप्रिय है, तो उसके लिए समाज मिति विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्तों ए वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 18। टीईटी का उद्देश्य किसका मापन है? जब हम टीईटी की हम बात करते हैं तो किसको दोस्तों वो मेजर करता है? टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है ना। तो ऑब्वियसली बात है टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, अच्छा इसमें ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, तो वो आपकी दोस्तों क्या करता है? टीचर्स के एप्टीट्यूड को दोस्तों मेजर करता है। तो सी वाला ऑप्शन इसका राइट होगा, अभिक्षमता अभिवृत्ति नहीं। तो ये आपका दोस्तों टीईटी है, यानी कि टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट है। तो ये आपकी एक तरह से शैक्षणिक अभिवृत्ति को करता है। अब यहाँ पर शैक्षणिक अभिवृत्ति का जो अर्थ है उसको एटीट्यूड में लिया गया है, तो हम एप्टीट्यूड की हम बात करेंगे, तो एप्टीट्यूड को मेजर करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व की मापने की, यानी कि टीएटी थेमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, जो हम टीएटी की बात कर रहे हैं, तो टीएटी क्या है? ये आत्मनिष्ठ विधि है, प्रक्षेपी विधि है, वस्तुनिष्ठ विधि है, या फिर प्रयोगात्मक विधि है? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ये आपकी एक प्रोजेक्टिव मेथड है। ठीक है, जो हम बात करते हैं टीएटी पर्सनालिटी मेजरमेंट की दोस्तों, ये बहुत बढ़िया मेथड है। तो इससे दोस्तों एक प्रोजेक्शन मेथड है। ठीक है ना। तो प्रोजेक्टिव मेथड दोस्तों इसको बोला जाता है टीएटी, और ये पर्सनालिटी मेजरमेंट की मेथड है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 ध्यान रखेंगे, रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? ठीक है ना। तो रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस का प्रयोग किसके द्वारा दोस्तों किया जाता है, किसके मापन के लिए किया जाता है? तो ये दोस्तों आपके बुद्धि के मापन के लिए किया जाता है। तो बुद्धि के मापन के लिए रेवन परीक्षण या रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस का प्रयोग दोस्तों किया जाता है। जीसी रेवन के द्वारा दोस्तों ये बनाया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है ना। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 21। बुद्धि के ट्राई आर्किक सिद्धांत के अनुसार बुद्धि विश्लेषण सृजनशील और व्यवहारिक रूप के अंतर्गत आती है। बुद्धि के इस सिद्धांत का विकास किसके द्वारा किया गया? यानी कि जो ट्राई आर्किक थ्योरी है इंटेलिजेंस की, वो किसके द्वारा दी गई? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग। रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग के द्वारा दोस्तों ये थ्योरी दी गई थी। इसके बाद अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है? संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है बताना है दोस्तों, उद्यमी सामर्थ्यता, परानुभूति, आत्मविप्रेरणा, संबंधों को संचालित करना। तो राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? इमोशनल इंटेलिजेंस का पार्ट कौन सा नहीं है? तो ये दोस्तों उद्यमी सामर्थ्यता इसके अंतर्गत नहीं आता है। सामयिक बुद्धि के अंतर्गत दोस्तों कौन आता है? आत्म अभिप्रेरणा, परानुभूति, संबंधों को संचालित रखना, यानी कि एम्पैथी, सेल्फ मोटिवेशन, मैनेजिंग रिलेशनशिप, ये दोस्तों सब आएगा। लेकिन इसमें आपका इंटरप्रेन्योरशिप नहीं आएगा, या फिर इंटरप्रेन्योरशिप पोटेंशियल, ये दोस्तों आपका नहीं आएगा। सो ए वाला ऑप्शन राइट नहीं है। ठीक, इसके बाद देखेंगे विजय जेईई एडवांस की परीक्षा को उत्तीर्ण नहीं कर पाया, यानी कि विजय कुड नॉट क्लियर जेईई एडवांस। वह इसका दोषारोपण अपने प्रश्न पत्र निर्माता पर डाल रहा है, तो उसके द्वारा अपनाई गई समायोजन युक्ति कौन सी है? तो ये दोस्तों आपकी क्या होती है? तर्क संगतिकरण होती है, रेशनलाइजेशन दोस्तों इसको बोलते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म में दोस्तों एक और मैकेनिज्म है, वो है तर्क संगतिकरण। तो इसको हम बोलते हैं
कि भैया जब व्यक्ति कोई अपनी असफलता है, असफलता का जो दोष है वो दूसरे पर दूसरा आरोपित करता है, उसके लिए तर्क निकालता है, तो उसको बोलते हैं तर्क संगतिकरण, यानी कि रेशनलाइजेशन इसको बोला जाता है। ठीक है ना। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। कौन सा संतुलित समायोजन का क्षेत्र नहीं है? संतुलित समायोजन का क्षेत्र कौन सा नहीं है आपने बताना है। अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य, सामूहिक संतुलन, अवधान की मांग या फिर कार्य कुशलता। तो ऑब्वियसली बात है कि दोस्तों कि अगर आपका संतुलित समायोजन होना है तो उसके लिए अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य चाहिए, सामूहिक संतुलन भी चाहिए, इमोशनली बैलेंस होना चाहिए, इसके अलावा वर्क एफिशिएंसी होना चाहिए। लेकिन अवधान की मांग यानी कि डिमांड फॉर अटेंशन, इट इज़ नॉट रीजन ऑफ बैलेंस एडजस्टमेंट। अवधान की मांग यानी कि डिमांड फॉर अटेंशन, ये आपका संतुलित समायोजन के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते। आप चाहते हैं कि आप अटेंशन पाएं, तो ये आपका संतुलित समायोजन के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है ना। इसके बाद देखेंगे माता पिता की नकारात्मक मनोवृत्ति से लक्ष्य पर नहीं पहुंचने की कुंठा है। द फ्रस्ट्रेशन ऑफ नॉट रीचिंग द गोल ड्यू टू द नेगेटिव एटीट्यूड ऑफ पेरेंट्स। कभी कभार क्या होता है कि जो माता पिता है उनकी सकारात्मक एटीट्यूड ना रह के नेगेटिव एटीट्यूड रहता है और आप अपने लक्ष्य में नहीं पहुंच पाते और आपके अंदर एक कुंठा रह जाती है, तो उस कुंठा को क्या बोला जाता है? तो उस कुंठा को दोस्तों हम पर्यावरण कुंठा के नाम से जानते हैं, यानी कि एनवायरमेंटल फ्रस्ट्रेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। ये व्यक्तिगत कुंठा नहीं है। व्यक्तिगत का मतलब है कि अपने कारण, जो स्वयं के कारण आपको फ्रस्ट्रेशन आती है, तो ये आपके पर्यावरण यानी कि जो आपको नेगेटिव एनवायरनमेंट मिला उसके कारण दोस्तों ये फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 26। भारत में सृजनात्मक परीक्षण की रचना किसने की? भारत में सृजनात्मक परीक्षण की रचना सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों बाकर मेहंदी। पिछले बार दोस्तों इस पर आधारित क्वेश्चन भी आया था। तो बाकर मेहंदी ने दोस्तों सबसे पहले 1973 में परीक्षण बनाया था, 1973 में, और इसमें 4 शाब्दिक और 2 अशाब्दिक परीक्षण थे। तो बाकर मेहंदी परीक्षण, तो बाकर मेहंदी ने सबसे पहले क्रिएटिव टेस्ट बनाया था। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से क्या सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? उत्पादकता, प्रवाह, लोचशीलता, मौलिकता, प्रोडक्टिविटी, फ्लो, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी। तो दीज ऑल आर द एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी। तो ये क्वेश्चन आपका पूर्व परीक्षा में आया हुआ है, तो एज इट इज हमने इसको यहाँ पर रखा है। तो वैसे देखा जाए तो सभी इसके सृजनात्मकता के तत्व हैं। ठीक है ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 28। मनोवृत्ति के विकास के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? मनोवृत्ति के विकास पर शारीरिक स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ता है। मनोवृत्तियां वंशानुक्रम से प्रभावित होती हैं। अध्यापक इनके विकास में बालकों की सहायता कर सकते हैं। भावात्मक विकास का इनके विकास पर प्रभाव पड़ता है। तो राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मनोवृत्तियां वंशानुक्रम से प्रभावित होती हैं। कौन सा विकल्प आपका सही नहीं है आपको बताना है। तो देखिए जो मनोवृत्तियां होती हैं वो वंशानुक्रम से प्रभावित नहीं होती हैं। मनोवृत्ति यानी कि जो आपका एटीट्यूड है, इट इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटी। ठीक है ना। मनोवृत्ति के विकास पर देखिए शारीरिक स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ता है। अध्यापक इनके विकास में बालकों की सहायता कर सकते हैं। भावात्मक विकास का इनके विकास पर भी प्रभाव पड़ता है। इसके बाद अगला देखेंगे निम्न में से कौन सा शिक्षण प्रतिमान का आधारभूत अवयव नहीं है? तो शिक्षण प्रतिमान का आधारभूत अवयव कौन सा नहीं है? उद्देश्य, संप्रेषण, संरचना, सामाजिक प्रणाली। तो राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा संप्रेषण। संप्रेषण दोस्तों इसका बेसिक कंपोनेंट नहीं है। बेसिक कंपोनेंट दोस्तों इसमें संप्रेषण की जगह पे मूल्यांकन होता। उद्देश्य, संरचना, सामाजिक प्रणाली आएगा, इसके बाद दोस्तों आपका क्या आएगा? मूल्यांकन आएगा। ठीक है ना। तो ये इसके अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है ना। संप्रेषण नहीं आएगा, मूल्यांकन आएगा। ठीक है ना। इसके बाद देखेंगे लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, एनसीएफ 2005 यानी कि नेशनल करिकुलम 2005 किस पर बल देता है? करके सीखने, रटने पे, समस्या हल पर, या फिर उपरोक्त सभी। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, करके सीखने पर दोस्तों ये आपका बल देता है। ठीक है ना। तो करके सीखने पर ये दोस्तों आपका बल देता है, इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो दोस्तों ये थे आज के 30 महत्वपूर्ण एमसीक्यू। आई होप दोस्तों ये आपको मदद करेंगे आगामी परीक्षा में, और इसी तरह की क्लासेस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।